जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। ई लर्निंग विद दुर्गेश की सीरीज में आज हम लोग पुनः भौतिक विज्ञान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण अध्याय की एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक आपके लिए है। ये सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। अब ये कहना नहीं है, ये आपको करके दिखाना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, डेली क्लास में आप समय से जुड़िएगा। यकीन मानिए आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। बस आप अपना बेहतर देते रहिएगा। ये सभी जो प्रश्न बैंक है, ये आपके जो विज्ञान के आने वाले प्रश्न हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले तमाम 10 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रश्न रिवीजन होते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम प्रश्न पढ़ाएंगे, हम इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपके लिए करते चलेंगे। इस व्याख्या से सबसे बड़ा जो फायदा आपका होने वाला है वो ये कि इससे सबसे बड़ा ये है कि जो चीज़ें हम आपको एक बार पढ़ा देंगे, उससे जो उसकी व्याख्या होगी, आप साथ में हमारे साथ पढ़ते रहिए और नोट्स भी लिखते रहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रश्न पढ़ाऊँ वो हूबहू परीक्षा में आए, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी जो व्याख्या होगी, वहां से आपकी परीक्षा में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। आज के इस प्रश्न बैंक की सीरीज में पहला प्रश्न है, ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है। तो सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार भी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। चार्ल्स नियम, न्यूटन का शीतलन, उष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका दिया गया विकल्प पूरी तरह से सही है। जी हाँ, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे साथी समझ लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी एक बार ध्यान से देख लें, ध्यान से समझ लें और कोशिश करें कि 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। जैसे हम लोग लाइव पढ़ाते रहते हैं ना, तो कहीं की थोड़ी टेक्निकल समस्या भी आ जाती है। तो उसके लिए हम लोग को डरना नहीं है, बस एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। 1 मिनट रुकिएगा, लोग फिर से दिक्कत ही हो जाती कभी कभी। चलिए ठीक है, तो आप लोग जुड़कर पढ़ते रहिएगा। ये सीरीज आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम आपकी परीक्षा की बात करें तो। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा तकनीकी समस्या में जरा एक बार बताइए, क्लियर करिएगा। आवाज़ आ रही है साहब? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि आवाज़ आ रही है। चलिए, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस प्रश्न बैंक की तरफ सभी लोग के साथ मिलकर। जी हाँ, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कह रहा है ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ताप गति या उष्मा गति का जो प्रथम नियम है, किससे है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि अगर इस नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो किसी व्युत्पत्ति में ऊर्जा एक तरह से स्थिर रहती है। उष्मा गति के प्रथम नियम के जो गतिकी अगर नियम की बात करें तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम ही होगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आपके बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है, इसमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी, बताइए क्या होगा इसका मतलब। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है जिससे अभिकर्मक या विलयन गर्म हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा में को जल में डालने से ऊष्मा निकलती है, जिससे इसका जलीय अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा। आपका इसका जवाब ए एकदम सही है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? विमोचित होती है, माने इस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है जिससे अभिकर्म या विलयन गर्म हो जाता है। हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है,
काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी की सीरीज है, मतलब एनसीईआरटी में भी आपको, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ऐसे तमाम सवाल आपकी परीक्षा में आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने जहाँ जरूरत पड़े उसे लिखते भी चलिएगा, क्योंकि अगर आप लिखते रहेंगे तो कम से कम आपकी जो थियरी है वो पूरी तरह से तैयार रहेगी। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका बी। उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब अगर बात करें तो बी है। काले वस्त्र की अपेक्षा जो सफेद कपड़े होते हैं, श्वेत वस्त्र होते हैं, वे उष्मा को, जो वस्त्र प्रकाश होता है उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, लेकिन काले वस्त्र उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण सफेद कपड़े शीतल और काले कपड़े गर्म होते हैं। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर आपकी परीक्षा की बात करें तो। हम बढ़ते हैं आज के फिर अगले सवाल की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, चांदी। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, इसमें कौन सा एक बुरा उष्मा का परिचालक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सामने एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सामने शीशा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर शीशा बताया तो सही है। इसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं। इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचरित कर सकता है, जो प्रकाश के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। हम बढ़ते हैं और आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? माने तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पर है कि तापमान बढ़ने पर यह घट जाता है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर जो विकिरण पर उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्ध्य वो घट जाती है। यदि तापमान घटता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगर तापमान, यहाँ पे देखिए तरंग दैर्ध्य कैसा होगा, अगर उच्चतम होगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा और न्यूनतम होगा तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसकी विशिष्ट उष्मा पर, उसकी गुप्त उष्मा पर, उसके आमने सामने तापमान पर, उष्मा की उनकी अपनी मात्रा पर। तो सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है उनके अपने अपने तापमान। हम यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देखते हैं, किसी भी दो निकाय के बीच उष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। उष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब दीजिए। अरे आपको सरकारी नौकरी करनी है। जूल, न्यूटन, कैलोरी, केल्विन, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, हाँ, आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा जूल। क्या होगा? जूल होगा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा ताप वाले पदार्थ से कम ताप, मतलब ज्यादा ताप वाले से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगर उष्मा का मानक पूछा जाए तो क्या होगा? उष्मा का मानक, उष्मा का मानक कोई बता सकता है? उष्मा का मानक क्या है? कैलोरी है। उष्मा का मानक क्या है आपका? कैलोरी है। किलो कैलोरी है, किलो जूल है, कैलोरी है,
किलो कैलोरी है, किलो जूल है। तो यहां पर ये भी आप जानते रहिएगा, ये कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो आपको परीक्षा में मिल सकती हैं। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक, खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक। एक बार सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो जिनको साइंस में दिक्कत होती है, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा। इसके बाद आपकी परीक्षा में ये कहना नहीं पड़ेगा क्या प्रश्न पढ़ना है, ये आपने तैयार कर लिया, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब हम इसी के साथ और आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले में दिख रहा है। किसी धातु की पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके जवाब दीजिए। न्यून उष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट उष्मा, अधिक उष्मा चालकता। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अधिक विशिष्ट उष्मा। सी इसका सही जवाब है। कैसे? किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको अधिक विशिष्ट उष्मा की आवश्यकता होती है। हम और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। सभी लोग जरा कारण बताएं कमेंट करके। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी प्रयुक्त प्रभाव से। देखिए, ठंडे देश की अगर हम बात करें या ठंडे स्थानों की हम बात करें, जब ठंडी पड़ती है वहाँ पे तो उसका जो तापमान होता है वो हिमांक से भी नीचे, माने 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है। तो पानी जमने लगता है और पानी के जमने पर जिसके आयतन में प्रसार होता है, बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण पाइप पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और पाइप क्या होती है? फट जाती है। क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। इसलिए इस प्रश्न का जो आपके सामने सही उत्तर आएगा, सही आंसर होगा, वो आपका ए होगा। ठीक है, जरा आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। नहीं, यहाँ पे सभी टिप्पणियां सही नहीं है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? एक बार कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। सभी लोग बताइएगा। अभी मैंने बात किया फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माने इसके इस तापमान पर पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। क्या हो जाता है? पानी बर्फ बन जाता है। पानी क्या होगा? यहाँ पे बर्फ बन जाता है। ठीक, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है? 32 डिग्री, 0 डिग्री, 48 डिग्री, 37 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, मुझे देखना है कितने लोग का जवाब सही होता है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं भी ये देखूं कितने ऐसे साथी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रश्न का सबसे सही और सबसे सटीक जवाब दे लेते हैं। बताइए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। जी हाँ, आप लोगों ने देखते इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन बताता है? शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पे जम जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, अगर जल की बात करें, जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना,
अगर हम बात करें तो सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फारेनहाइट की बात करेगा 32 फारेनहाइट। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर आए, क्योंकि यहाँ पे क्या फारेनहाइट पूछा है, यहाँ पर ये पूछा है, सेल्सियस पूछता तो ये होता। तो याद रखिएगा सेल्सियस और फारेनहाइट ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गया तो आपका कभी ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे तो गलत कभी नहीं होंगे। बस आपको ये बात याद रखना होगा, ठीक। और अगर उबलने की बात करेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, ठीक है। किसी के मन में अगर मैं यहाँ पे एक सूत्र की बात करें, अगर कोई सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पे हम बात करें फारेनहाइट बराबर हम क्या करते हैं सेल्सियस, इस सेल्सियस लिखते हैं। सेल्सियस में क्या करेंगे, यहाँ पर 1.8 दशमलव बदल देते हैं और इसमें 32 जोड़ देंगे। बस हमेशा क्या होगा 1.8 से गुणा करेंगे और 32 ऐड कर देंगे, बस। मतलब 0 डिग्री बराबर 32 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम ये याद रखिएगा हमेशा फारेनहाइट को सेल्सियस में, इसी पैमाने अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। ये 1.8 कहाँ से आया? अच्छा, कुछ लोग ये मन में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब यहाँ पर यूं कह सकते हैं 9/5 में 32 जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ 0 है, 0 से गुणा करेंगे तो आपको यही आ जाएगा। ये सूत्र है, आगे इसका हम प्रयोग कराएंगे आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी बात आपको सुनाई दे रही होगी। कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पता भी होगा ऐसा, क्योंकि आपने भी इस चीज़ को जाना होगा कि जब ठंडी पड़ती है तो नहाने के लिए आप लोग जब गर्म नल चलाते हैं, कल चलाते हैं, हैंडपंप चलाते हैं तो गर्म पानी आपको मिलता है। कारण क्या है? शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, या पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, या भीतर से जल बाहर निकलता है तो परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। मुझे देखना है कि कितने भी साथी हैं जो इस प्रश्न का जवाब सही बता सकते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर सभी लोग जवाब दें, जितने लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे आपको बाद में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जवाब जरूर देते रहिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रश्न का जवाब जरूर देते चलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल से अधिक होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में या कमेंट में बी बताया तो सही है। जब ठंडी में हम हैंडपंप का पानी गर्म होता है, कारण है कि पृथ्वी के भीतर अंदर तापमान वायुमंडल के तापमान से ज्यादा होता है, लेकिन गर्मी में भूगर्भीय जल की अपेक्षा वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, तो ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा पानी निकलता है। ये दोनों बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर परीक्षा में सवाल पूछेगा तो आप इसका उत्तर आसानी से कर लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप कहें तो इसके साथ अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। अगला है आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, नीचे का पानी क्या होता है? मैंने पढ़ाया है कि मछलियां कैसे जीवित रहती है। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर नोट्स नहीं पढ़ा है तो क्लास आप डेली की डेली पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और डेली क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, आप समय से लाइव आ जाया करिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन जो तली होता है उसका, चाहे झील हो चाहे तालाब हो, तो वहां पे पानी 4 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम घनत्व तो जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसका? किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। सभी लोग जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर 1 किलोवाट घंटा पूछा जाए कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हो, तो 3.6 मेगा जूल, ठीक है। 3.6 मेगा जूल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने, जितने लोगों ने पढ़ा है,
चीज़ों को याद रखें, तथ्यों को समझ कर रखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कहें तो हम इसी के साथ एक और अगले सवाल की तरफ बढ़ें, एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। तो आप लोगों ने अगर इस प्रश्न का उत्तर ये बताया है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। ऊर्जा की क्या है? एक इकाई है। ऊर्जा की एक इकाई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। माने वह बताइए जो सेल्सियस में वही हो और साथ ही साथ फ़ारेनहाइट में भी वही हो। और इसको बदलने का फार्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस, ठीक है, इंटू 9/5 प्लस 32, माने कौन सा ऐसा डिग्री होगा जिस पर दोनों आपस में बराबर होते हैं। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, सभी साथी चाहे इस फार्मूले पर रख ले तो याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये रट लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर आपके मन में अगर कभी भी कोई प्रश्न आए, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। हो सकता है परीक्षा में आपके ये हूबहू सवाल ही पूछ दे, और जब ऐसा हूबहू सवाल पूछ देगा तो बस आप उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सवाल के जवाब तो सही रहेंगे पूरी तरह से। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। दोनों पैमाना आपस में बराबर होता है। कहाँ पे? -40 डिग्री सेल्सियस पर। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबको दिख रहा है ना? अगला है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, अनुपात। बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी जल्दी। यहां पर सभी लोग को जवाब देना होगा, किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जी हाँ, प्रतिशत के रूप में। देखिए, आप लोग जितने लोग वीडियो को डेली क्लास पढ़ते हैं, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा कि कौन सी क्लास कब चलती है। 10 मतलब 3 से 4 मिनट के अंतराल पर ही कभी कभी विलंब हो जाता है, तो वही बाकी राइट टाइम ही क्लास चलती है। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिशत के रूप में किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को, उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसको हम किसमें व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो ये रट लीजिएगा, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। हो सकता है यहाँ से परीक्षा आपके हूबहू आ जाए। अगला है आपके सामने सवाल, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान में अंतर, यह सभी, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। बताइए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान का अंतर। हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा न्यूटन की शीतलन का नियम। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। सभी लोग कितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ, सभी लोग कूलिंग, माने न्यूटन की जो शीतलन का नियम है, एक नियत क्षेत्रफल की सतह किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच अंतर के समानुपाती होती है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए होगा। ए अगर आपने बताया है तो इसका मतलब आपके जवाब सही है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए हम और आगे चलते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? जवाब दीजिएगा आप लोग, थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, उष्मा का, प्रकाश का, दूरी का? थर्म किसका यूनिट है? थर्म थर्म किसका यूनिट है बताइए? ये गैर असाई मात्रक है। देखिए
ये अगर थर्म की बात की जाए, ब्रिटिश थर्म यूनिट, ब्रिटिश थर्म यूनिट के समतुल्य होता है। तो किसका है? ये ऊष्मा का है। किसका है? ये ऊष्मा का है। ठीक, किसका है? ये ऊष्मा का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता का किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब। मतलब हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर आपका है वह आपका बी है। ठीक, जल का क्वथनांक होता है उच्च तुंगता, मतलब अधिक ऊंचाई। उच्च तुंगता का मतलब क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दाब कम होने लगता है। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी, यह बिल्कुल सही है क्या? बताइए सभी लोग। मतलब जल का अधिकतम घनत्व कहां पर होता है? जल का घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया तो सही है। 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब जो है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब पर कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगला है आपके सामने, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? मतलब बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यह कण घनत्व इतना कम होता है कि हवा में ये आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती हैं और बूंद फिर पृष्ठीय तनाव के कारण गोली होती है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खिंचकर नीचे आती हैं। इसलिए यहाँ पर होगा बी, निम्न घनत्व। समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? इसकी व्याख्या समझ में आ रही है ना? देखिए मैं बार बार कहता हूँ इसकी व्याख्या बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। अब हम इसके और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है? उबलता हुआ पानी में, गर्म पानी में, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। अधिक जलन किसमें पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। आपको पता हो गया भाप। कितने लोग भाप से जले हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। जैसे रोटी बनाते समय या रोटी खाते समय कितने लोग जले होंगे? देखिए भाप की अगर हम बात करें तो अधिक जलन होती है। भाप की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसमें जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पन क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था परिवर्तन कर दे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के जवाब सही थे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है आपके सामने, वायु की क्षैतिज गति, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण, क्या कहते हैं? बताइए।
एडवेक्शन कहते हैं, लिख लीजिएगा। अभिवहन कहा जाता है। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है आपके सामने, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? अभी इस टाइप का सवाल हमने पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बता लेंगे, सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, जो लोग जले हैं कोलगेट लगा लें। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोग की संख्या कम है यार, लोगों को जोड़िए, क्लास की टाइमिंग सबको बता दीजिए, जो भी आपके साथी मित्र आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक गैस तथा या कार्य शीघ्र पूर्ण कर लेती है। भाप में गुप्त ताप होता है, ये सही है, गुप्त ताप, गुप्त उष्मा होती है। अगर उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलना बहुत दर्द होता है। उबलने जल के भाप वाष्प में बदलने के लिए अणु अतिरिक्त उष्मा ग्रहण करती है, जिससे वाष्पन की हम गुप्त उष्मा कहते हैं। जल के लिए इसका मान 540 किलोग्राम होता है। इससे अतिरिक्त उष्मा के कारण भाप से जलने पर ज्यादा कष्ट होता है। सी इसका सही है। अगर आपने भी सी बताया है तो सही जवाब दिया है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, क्या होगा? उच्च दाब, निम्न ताप, निम्न दाब, उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, निम्न दाब, निम्न ताप। देखिए, सब लोग कमेंट करके जवाब दिया करिए। इससे एक सबसे बड़ा आपका फायदा जो होने वाला ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, और अगर परीक्षा में होते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं। निम्न दाब और उच्च ताप। हम यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? बी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, केवल द्रवों और गैसों में। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाले उष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। याद रखिएगा, संवहन की प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, की पॉइंट बना के रख लीजिएगा। ठोसों में नहीं होती। संवहन की प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। किसी तरल पदार्थ गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली उष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। अब रट लीजिए, लिखते चलिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि इसकी नोट्स बना लीजिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल। सभी लोग बताइएगा फटाफट। मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? एल्कोहल। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। अगर एल्कोहल की क्वथनांक की बात करें, एल्कोहल की क्वथनांक कितनी है? 79 सेल्सियस है। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो लगभग 95 डिग्री से क्वथनांक की बात हो रही है। और जल का क्वथनांक आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वथनांक मैं बता रहा हूं, ये क्वथनांक ही मैं बता रहा हूं, मैं क्वथनांक बता रहा हूं। यहां पर ये क्वथनांक बता रहा हूं। मिट्टी के तेल का 150 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस तक, ये भी क्वथनांक। मैं क्वथनांक बता रहा था। ये जो आपने लिखा, ये क्वथनांक लिखा। ठीक, सभी लोग समझ में आ गया? सबका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता जा रहा है।
सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? मरकरी का, प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का, ताप विद्युत उत्तममापी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताप विद्युत उत्तममापी। माने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक, ताप विद्युत उत्तरमापी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग की संख्या बहुत कम है, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। गर्म करने में पदार्थ के घनत्व में बदलाव, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, पदार्थ का उष्मा संबंधित प्रतिरोध, गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। बताइए सभी लोग फटाफट। देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। यहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप लोग फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप इन नंबरों पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से संचालित होती हैं, तो सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। यह आज का आखिरी सवाल भी है। ठीक है, हम बात करते हैं पारा थर्मामीटर। तो पारा थर्मामीटर की खोज किसने किया था? कोई बता सकता है? सभी लोग बताइए, पारा थर्मामीटर की खोज किसने किया था? हाँ, थर्मामीटर की खोज किसने किया था? डेनियल। उनका पूरा नाम क्या था? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। लिख लीजिएगा, फारेनहाइट। कब किया था? 1714। किसका? थर्मामीटर की खोज। थर्मामीटर की खोज। ठीक है, पारा थर्मामीटर में ताप मापने का, पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, इसे ताप माप लिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका बी। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे रहेंगे, बच्चे को बुखार होता है तो मुंह में डालकर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए। सभी क्लास का टाइम टेबल अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको उस समय क्लास पढ़ सके और उस समय ज्वाइन कर सके। टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, नोट्स मिलता रहेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी फॉलो कर रहेंगे तो कभी ये तो लगेगा। मैं चाहता हूँ आप भी सरकारी नौकरी करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हमने ये प्रयास किया उन सभी प्रश्नों का समावेशन करने का जहाँ से आपके परीक्षा में प्रतिवर्ष सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो साइंस की सीरीज थी, जो फिजिक्स की सीरीज चल रही है, वो सबका पूरी तरह से तैयार हो जाए। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, आपकी। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063
44367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड